नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के माइंड मेड एजुकेशन जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से मॉडल सेट में पूछा गया है 2025-26 में और किस प्रकार से आज हम लोग के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वही हिसाब से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंस किस लिए है, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट का इंक्लूड है। कितने सब्जेक्ट का इंक्लूड है? 4 सब्जेक्ट का इंक्लूड है, जिससे कि हमारे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोग को बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन कितना नंबर के आएगा, कितना ग्रुप में बांटा रहेगा, कितना क्वेश्चन किस प्रकार के रहेगा। ठीक है, आज सारा चीज़ हम लोग आप इस वीडियो में आप लोग क्लियर करके ही जाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप में जो आएगा 30 ऑब्जेक्टिव आएगा, बी ग्रुप में जो है वो 6 क्वेश्चन आएगा, सी ग्रुप में जो है वो 6 क्वेश्चन आएगा, डी ग्रुप में जो है ये मतलब 4 क्वेश्चन आएगा। इसके जो इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन बनाना, इतना बनाना है, इसे बेसी आता है, दो एक्स्ट्रा आता है, इसको छोड़ देना है, नहीं जानेंगे फिर भी छोड़ने लगे, इतना आप लोग को कम्पिटिटिव बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग के एग्जाम में आने वाला है और इसी प्रकार से आज हम लोग तैयारी भी करेंगे। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है एग्जाम, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, वही हिसाब से आज हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके क्वेश्चन भी जानेंगे, समझेंगे कि किस क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये वीडियो जाए कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नंबर लिखना ना भूलें। चलिए, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद, हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है एक हमारे देश की पहचान है। क्या है? हमारे देश की पहचान है। किससे? कि देखिए, इसमें लिखा भी है कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। सामूहिक मतलब समझे, एक से अधिक लोग कुछ समूह में रहता है, उसका पहचान है कि हमारे देश में बहुत लोग रहते हैं। जैसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता मतलब लोग जब स्वयं को एक समान संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक मान्यताएं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है। क्या करते हैं? आने की इतिहास के लोग, संस्कृति लोग, धार्मिक लोग, मान्यताएं लोग जो क्या करते हैं, आपस में महसूस करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, गिरमिटिया मजदूर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन जो है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो सबसे पहले समझना कि उपनिवेशिक क्या आता है? तो उपनिवेशिक मतलब एक देश से दूसरे देश में ले जाना, ये क्या कहलाता है? उपनिवेशिक कहलाता है। शासन में उस पर शासन चल रहा था। उस शासन के दौरान भारत के बहुत से लोगों को एग्रीमेंट का अनुबंध कम करने के लाने की एग्रीमेंट कराया गया। एग्रीमेंट के मतलब जैसे कि किसी को पाबंदी कह सकते थे 2 साल के लिए, 4 साल के, 3 दिन के लिए, वो काम करने के लिए कहाँ ले जाया गया? फिजी, गाना, वेस्ट इंडीज स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है, और एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट करने लगा। जो मजदूर जो थे वहाँ के लोग, इसको क्या कहा गया? गिरमिट करने। जो एग्रीमेंट को ही क्या करने लगा? गिरमिट। एग्रीमेंट को ही क्या करने लगा? गिरमिट मतलब जबरदस्ती कैसे करता, कि कोई एग्रीमेंट कराता है उसी को गिरमिट करने लगा। जिसे आने की क्या करने लगा? गिरमिट करने लगा। गिरमिट का मतलब बताइए कि मजदूर जो बोलने लगा, किसको कहा गया? एग्रीमेंट को। इससे आगे चलकर क्या करने लगा? इन्हीं लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया जाने लगा। इन्हीं लोगों को क्या करने जाने लगा? गिरमिटिया मजदूर कहने जाने लगा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। सबसे पहले समझिए कि मानव निर्मित संसाधन कहते किसे? मानव निर्मित संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने हाथों द्वारा बनाए, यानी कि अपने हाथों द्वारा किसी वस्तु को क्या करे, निर्माण करे या फिर निर्मित करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसमें 5 उदाहरण है, बांध, मशीन, उद्योग, मकान, परिवहन के आदि। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो हैं क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य अपने हाथों द्वारा, अपनी प्रक्रिया द्वारा या अपने अन्य मानसिक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये 5 प्रकार के उदाहरण जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे सब क्वेश्चन जानने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्या बोला है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय सिंपल समझना, प्रति व्यक्ति मतलब एक। प्रति व्यक्ति मतलब एक। मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति जो है किसी देश में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय बोलो या फिर औसत आय बोलो। औसत बोलो या फिर प्रति व्यक्ति आय बोलो। मान लो कि 5 लोग है किस जनसंख्या, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 लोग हैं तो टोटल इनकम कितना? 30,000 है। कितना इनकम है? 30,000। टोटल इनकम कितना है? 30,000 है। जनसंख्या कितना है? तो 5। जनसंख्या कितना है?
5, 5 मिल के कितना कमा रहा है 30, तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा 6 कमाएगा, एक व्यक्ति कितना कमाएगा 6। इसी को बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय बोला है। 6 कमा लिया, कितना निकल गया 6 निकल गया। एक व्यक्ति की आय बोलो या फिर औसत आय बोलो, दोनों को आंसर जो होती है वो एक ही होती है। दोनों का जो आंसर जो होगा वो दोनों का एक ही आंसर होगा। कुल आय मेरा 5 चीज़ें अभी बता चाहिए। कुल जनसंख्या मान लो 5 कहीं भी हो सकता है, कोई ज़्यादा, लेकिन एग्जाम्पल तो आप लोग समझाने का तरीका से आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बता दिए कुल आय को ही कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो अंक प्राप्त होता है उसी को औसत आय बोलो और फिर प्रति व्यक्ति आय बोलो, दोनों का आंसर सेम रहता है, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, संसूची क्या है। संसूची जो होता है, संसूची जो राष्ट्रीय के महत्व के विषय में आते हैं, जो राष्ट्र के विषय में आए यानी पूरे देश के बारे में विषय में आए, जो नेशनल क्या है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार, जैसे मोदी हो गया, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब कानून बना सकते हैं। कौन सूची को, राज्य सूची। राज्य सूची मतलब केंद्र सरकार बना सकते हैं, जैसे विदेशी मामले, बैंकिंग आदि, ये सब क्या कर सकते हैं, पूरा कोई एक देश बना सकता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा काची होते हैं, 3 सूची में बांटा गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक संसूची, ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जैव विविधता क्या है, यानी कि जैव विविधता जो होती है वो क्या होती है। तो पृथ्वी पर यानी कि जैव विविधता जो होते हैं वो विविधता के मतलब कि अलग अलग पाए जाना, यानी कि अंतर पाए जाना। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्य जीव, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो होते अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार के जैविक होते हैं। संरचनात्मक विभिन्नता, संरचनात्मक बनावटी देखने में वो कच्चे होते काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता, यही विभिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले फिर एक बार समझा देते हैं कि जैव विविधता क्या होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नारीवादी आंदोलन क्या है। नारीवादी आंदोलन क्या है, नारीवादी आंदोलन जो है, जो किसी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम सम्मान मिलना, इसी चलते नारीवादी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन पर के इसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन समझाया गया। जो हम लिखे, नारीवादी आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों के पक्ष में चलाया जाए। जो महिलाएं लोग के जिस तरह पुरुष को सम्मान मिलता है उसी तरह महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए इस अवसरों के पक्ष में चलाया गया। क्या चलाया गया, नारीवादी आंदोलन चलाया गया, ठीक है, समझ में आ गया। नारीवादी आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो पुरुष और महिलाओं के समान के अधिकारों पर अवसरों के पक्ष में क्या किया जाए, चलाया जाए। क्या किया जाए, चलाया जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग खंड सी पढ़ेंगे, जो लघु उत्तरीय, ये हम लोग अति लघु उत्तरीय बनाए, जो 6 क्वेश्चन बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ लघु उत्तरीय, जो हल्का सा 3 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है, जो 6 क्वेश्चन, इसमें भी कितना क्वेश्चन आने वाला है, 6 क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षिप्त नोट कीजिए। यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, वहाँ पर किस प्रकार से क्या प्रावधान हुआ था, क्या क्या परेशानी हुई थी, वो जानेंगे। सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हम ये भी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो उस दिन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में, जो में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी जानबे करते क्या होता है, जो अप्रैल महीने में होता है बैसाख, ठीक है, मेले लगा था, जिसमें जलियांवाला बाग में मैदान में जमे हुए थे। क्या किए थे, लोग जमा हुए थे, किसके लिए, वहाँ के मैदान में बैसाखी मेले के अपेक्षा में क्या हुए थे, वहाँ के मैदान में जमा हुए थे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि लोक सरकार, यानी कि लोक सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट एक दमनकारी है, दमनकारी मतलब अपनी जबरदस्ती है, ठीक है, उन लोग के द्वारा चलाया गया, एकीकृत हुए थे, उसी के विरोध में क्या कहते हैं, एकीकृत हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, जो मैदान, जो जलियांवाला बाग मैदान जो था चारों बटे बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ भी लागू है, यानी कि शहर के जो बाहर होने के कारण लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ क्या लागू हुआ है, मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है, ठीक है, ये भी किसी को पता नहीं था, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या बोला है कि जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। जो अंग्रेज जो था वो पहुँचा, कहाँ पहुँचा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उसने मैदानों के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए कि कोई लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सके, इसलिए सारे रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। इससे बाद उससे सिपाहियों की भीड़ में
अंधाधुंध गोलियां चला दी, यानी कि क्या बोला कि सिपाही को बोला और क्या चलाने के लिए बोला, अंधाधुंध गोलियां क्या कर दी, चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। यानी कि इसी तरह जब हज़ारों लोग के जब गोलियां चला दी गई तो वहाँ जान भी करते हैं कि जब तुम्हारा रास्ता नहीं रहेगा, आज नहीं रहा, अंधाधुंध गोली चला देगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। इसलिए यहाँ कितने लोग मारने गए, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, क्या कहे गए, सैकड़ों लोग जो थे वो मारे गए। चौथा नंबर क्या बोला, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो भारत इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना। हम लोग जानते हैं कि बाबू जिस प्रकार से इंसान को जब एक रूम के कैद अंदर कर देंगे, दिन दहाड़े गोली चला देंगे, तो इसलिए ये भारत का इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना है। इससे भारत भर में रोष पैदा हो गया। रोष मतलब पूरी तरह आक्रोश हो गया, सब लोग दुश्मन फूट चुकी थी, लहर फूट चुकी थी, लोग सड़कों पर उतर चुके थे, हड़तालें करने लगे, बहुत तरह के आतंक फैलाने लगे। क्योंकि किस विरुद्ध में, क्योंकि किसी पर भी जो जिस पर बीतता वही जानता है, इसलिए लोग क्या करें, आक्रोश में पैदा हो गए सब दर्दनाक घटना के कारण। इस प्रकार से हम लोग क्या के फिर से समझा देते हैं, भारत में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इस भारत भर में रोज़ की लहर फूट चुकी है कि भारत जो जलियांवाला बाग है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है कि 13 पर जलियांवाला बाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि 1919 ईस्वी में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, वियना सम्मेलन जो थी उसका मुख्य बातें क्या बोले या उसका उद्देश्य क्या बोले, ये कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन बोला है, ठीक है, कि नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। नंबर 1 क्वेश्चन में बोला है कि उन राजतंत्र को फिर से बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बख्यात कर दिया था। आने की क्या बोला है कि उन राजतंत्र को फिर से बहाल किया जाए। बहाल मतलब समझिए, जैसे कोई नौकरी कैसे होता है कि आर्मी नौकरी, कोई फौजी नौकरी, कुछ फिर से बहाल किया जाए उसी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे राजतंत्र की बहाल कर दिया जाए जिन नेपोलियन को बर्खास्त कर दिया था, यानी कि इसको हटा दिया गया था। ठीक है, फिर से बहाल करने के लिए ये मांग की गई है लगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, जय हिंद भारत लिखना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। युद्धों को रोकने के लिए एक सार्वमान्य में सबके लिए रक्षा के लिए एक सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान मतलब जो सबको लोग समान अधिकार मिलना, इसी का क्या बोला, यानी कि निर्माण करने बोला। सेकेंड थर्ड नंबर क्या है कि पराजित राष्ट्रीय विजित राष्ट्रीय को क्षतिपूर्ति दे और दास प्रथा को समाप्त कर दो। दास प्रथा जो चलाया गया था उसको क्या करने बोला, समाप्त करने बोला। चौथा नंबर क्या है, फ्रांस के राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो वंश की शान सत्ता में सौंप दी जाए। ठीक है, फ्रांस में जो थी राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो राजवंश की शासन जो थी समाप्त कर दी जाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि बहुउद्देश्य परियोजना के लाभ बताएं। यानी बहुउद्देश्य परियोजना जो थी उसके क्या क्या लाभ हैं, उसका हानियाँ क्या है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, लेकिन इसमें लाभ बताएंगे। ठीक है, तो लाभ क्या क्या है, सबसे पहले देखिए बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती है, हाँ सॉरी वहाँ जाती लिखा है, वहाँ लाती है, सॉरी मिस्टेक मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। ठीक है, क्या करती है, जहाँ जल की कमी होती है। पानी कहाँ आएगा, यानी बहुउद्देश्य जो बांध जो है जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर क्या चीज़ जल लाती है, कौन, बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, एक बांध प्रकार की ही होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर एक परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। मान लो पूरी तरह से बाढ़ आ गया चारों पर से, उसको नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, ये बहुउद्देश्य परियोजना नदी करता है, यानी कि बाढ़ ऐसे कहते हैं बांध, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बांध कहते हैं। ठीक है, वही बांध क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो पॉइंट जो है वो भी हम इसके पहले जानेंगे, इसीलिए पहले जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट में जरूर करें। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना उद्योग एक घरेलू उपयोग के लिए भी विद्युत पैदा करती है। ठीक है, यानी कि बहुउद्देश्य जो बांध जो है वो क्या पैदा करती है, हम लोग वहीं से बिजली उत्पन्न होती है ना, होती कि नहीं होती है। ठीक है, चौथा नंबर इसी प्रकार से इन परियोजना के नहरें निकाल कर भूमि की सिंचाई की सकती है। यहाँ के जो नहर जो होती है उसको निकाल के क्या की सकती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए पंचवां नंबर क्वेश्चन अब इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जानने के प्रयास करते हैं। पंचवां नंबर बहुउद्देश्य परियोजना अंतरस्थलीय जल की परिवहन को सहायक होती है। स्थलीय जो लोग जो आपस में निवासी जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, सहायक होते हैं, सबके लिए सपोर्ट करते हैं, पानी बांध है सबके लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सत्ता की भागीदारी के लिए कौन से तरीके अपनाए गए हैं। भारत की जो सत्ता जो अपनाया गया वो कौन अपनाया गया। ठीक है, चलिए तो सबसे नंबर 1 क्या है कि भारत में सत्ता की भागीदारी के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए हैं। पहला, सत्ता के क्षितिज वितरण,
सत्ता के क्षितिज वितरण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ना, था नंबर फुल गारंटी मिलेगा 3 में 3। ठीक है, भारत में सत्ता के क्षितिज के वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर के सत्ता को सरकार 3 अंगों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के विभाजित कर दिया। यानी कि सत्ता जो था वो 3 भागों में बटा दिया। क्या क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में विभाजित मतलब बांट दिया गया। ठीक है, किसमें, सत्ता के क्षितिज रेखा, इन तीनों का एक सत्ता का सरकार है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्या है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, इसके अंतर्गत सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बीच में क्या करता है, बीच में इसको दिया गया, यानी कि बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ भी मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझाने का तरीका था, समझा दिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैसे ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में आने की पहला पॉइंट समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग कौन सा पॉइंट पर चलेंगे, तीसरा नंबर पर पॉइंट पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी। विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी, सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की गई है। इससे हेतु अनुसूचित यानी कि बांटा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था के लागू द्वारा सत्ता की साझेदारी निश्चित की गई है। ठीक है, इस प्रकार से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र में जो थी राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों है। ठीक है, सबसे पहला राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण गुण जिनके कारण एक लोकतंत्र की आवश्यक है। ठीक है, पहला राजनीतिक प्रशिक्षक। राजनीतिक प्रशिक्षक क्या होते हैं इसे देखो। राजनीतिक दल जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षक जो ट्रेनर के रूप में काम करते हैं, जो जनता की राजनीतिक भागीदारी को वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है, इसलिए आगे बढ़ने का काम करता है। सेकेंड नंबर क्या है, लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र मतलब यानी कि लोकतंत्र का ही एक पार्ट है। ठीक है, कि बिना लोकतंत्र के यानी कि बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख दिया, साफ साफ बोल दिया। देखो लास्ट पॉइंट में, राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट इसी तरह प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोग के। तीसरा नंबर क्या है, संविधान में विश्वास। क्या है, संविधान में विश्वास। कि संविधान में आखिरकार विश्वास हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी जानता है कि संविधान में विकास हम लोग जो हैं अपने संविधान के मतलब ही होता है कि सभी लोग को क्या मिलना, समान अधिकार प्राप्त होना, सबका एक जैसा देखना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान में विश्वास, प्रत्येक राजनीतिक दल संविधान और संवैधानिक तरीकों से अडिग विश्वास होता है। सभी के लोग संवैधानिक कानूनी के तौर पर संविधान के अनुसार सबको लोग क्या करते हैं, अडिग विश्वास होता है। वह चुनाव परिणाम को स्वीकार करते हैं। जो भी चुनाव होता है उसका चुनाव का स्वीकार करते हैं कि हमको हार या जीत हो, भले ही वो पक्ष में नहीं हो, भले वो पक्ष में नहीं है, लेकिन संविधान पे विश्वास करना पड़ेगा। वे पर विश्वास रखते थे, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्या, 12 नंबर क्या है कि तृतीय क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रों के भिन्न क्यों समाधान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि तृतीय क्षेत्र जो होता है वो अन्य क्षेत्रों के भिन्न कैसे हैं, सो उदाहरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए व्याख्या करते। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों के इस क्षेत्र के भिन्न कि अन्य क्षेत्रों के किसी न किसी वस्तु पर उत्पादन यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन स्थान होता है, वहाँ तृतीय क्षेत्रक वस्तु को स्थान पर सेवाओं को सृजन होता है। यानी कि तृतीय क्षेत्र का काम ही होता है कि सेवा करना। क्या करना, सेवा करना। जो भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु तक जो बनाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कौन करता है, तृतीय क्षेत्र। जैसे गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक है, अभी बता चुके हैं। अब गन्ने से चीनी बनाना ये द्वितीय क्षेत्रक है। गन्ना है मेरा प्राकृतिक, लेकिन उसे चीनी निकाल रहे मेरा हो गया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथा चीनी का भंडारण विभिन्न स्थानों पर, यानी कि चीनी का जो भंडारण मतलब पहुँचाना,
कहाँ पहुँचाना, विभिन्न स्थानों जैसे क्षेत्र हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया, तक उसे पहुँचाना। अब फसल का उत्पादन करने के लिए जो फसल उत्पादन होता है उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे ऋण की व्यवस्था अधिक करवाना, ये तृतीय क्षेत्रगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्रक अलग है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, उपभोक्ता सुरक्षा कानून जो होता है 1986 में क्यों बनाया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया था, चलिए वो जानते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता के किया गया था। ठीक है, पहला उत्पादकों तथा विक्रेता द्वारा उपभोक्ता का शोषण, उत्पादकों और विक्रेता के द्वारा क्या करें, शोषण करना। सेकेंड नंबर उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानून का संस्थाओं का अभाव, उसमें कमी आ जाना। ठीक है, इसलिए उसको भी लागू किया जा सके। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, इससे देखिए उपभोक्ता आंदोलनों पर दबाव डाला जाता था, इसलिए उस पर क्या किया, एक आंदोलनों पर दबाव, उसके लिए भी सुरक्षा के लिए लागू किया गया। चौथा नंबर क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ावा तथा विक्रेताओं को अनैतिक अनुचित व्यवस्था शैली पर क्या करना, रोक लगाना। ठीक है, क्या लगाना, रोक लगाना। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या, 40 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ने का जा रहे हैं कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण मतलब हम जानते हैं कि वन संरक्षण मतलब बचाव करना। ठीक है, जंगल कैसे बचा सकते हैं, पहला वनों को अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो अंधाधुंध कटाई जो होता है उसको रोक लगाना। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना। सेकेंड नंबर जो अतिचारण मतलब पशुचारण जो बहुत लोग चरा देते जानवर जहाँ पर था उसको क्या करना, रोक लगाना। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि लकड़ी के ईंधन का कम से कम उपयोग करना। काम यहाँ लिखा है, यहाँ कम लिखना है। ठीक है, कम से कम उपयोग किया जाए, यानी कि लकड़ी के जितना कम उपयोग करेंगे उतना हम लोग लकड़ी को जंगल को बचा सकते हैं, है ना। ठीक है, इसी से चौथा नंबर क्या है, वनों को उपयोगिता व महत्व की जानकारी हेतु जन चेतना को पैदा किया जाता है, यानी कि जंगल के बारे में बताना कि हमारे जंगल की महत्वपूर्ण क्या है क्या नहीं है, तब इसे कह सकते हैं कि वन की बचाया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट से चौथा। पांचवा नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वनों को वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्ष रोपण करना आवश्यक है, यानी कि वन के जो वृक्ष जो काटते हैं उसके बजाय हम लोग और वृक्ष लगाना चाहिए, काटने के बजाय हम लोग वृक्ष को रोपण करना चाहिए, जिससे हमारा दैनिक जीवन बहुत ही संतुलित होगा, क्योंकि हम लोग जंगल से ही हम लोग क्या है, हम लोग सांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त रहा। आज आप लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसको देखने के लिए प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद लिखना ना भूलें, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।